नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे सेकंड नंबर चैप्टर को आदिकाल को। आज का यह वीडियो विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, कॉलेज लेक्चरर भर्ती, UGC नेट के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर अपन ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। अब अपन पढ़ते हैं आज का चैप्टर रहेगा आदिकाल को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी मोटे मोटे तौर पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 6 भागों में। तो देखिए, अपना 1 नंबर पर रहेगा सिद्ध साहित्य यानी बौद्ध साहित्य। सेकंड नंबर पर अपना रहेगा जैन साहित्य और उसके अंतर्गत राज साहित्य या अभ्रंश साहित्य। 3 नंबर पर अपना रहेगा नाथ साहित्य और 4 नंबर पर अपना रहेगा रासो साहित्य यानी चारण साहित्य। 5 नंबर पर अपना रहेगा लौकिक साहित्य और 6 नंबर पर अपना रहेगा गद्य साहित्य। अब अपन पढ़ेंगे आदिकाल को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी मोटे मोटे तौर पर आदिकाल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 6 भागों में। और वो कौन कौन से और किस प्रकार है वो देखिए। 1 नंबर पर सिद्ध साहित्य यानी बौद्ध साहित्य। 2 नंबर पर जैन साहित्य यानी राज साहित्य या अभ्रंश साहित्य। 3 नंबर पर अपना रहेगा नाथ साहित्य और 4 नंबर पर अपना रहेगा रासो साहित्य जिसके अंदर चारण साहित्य। 5 नंबर पर देखिए लौकिक साहित्य और 6 नंबर पर रहेगा अपना गद्य साहित्य। अब अपन पढ़ते हैं 1 नंबर पर आज का चैप्टर सिद्ध साहित्य को यानी बौद्ध साहित्य को। इसमें देखिए, सिद्धों का जो स्थान था वो भारत के पूर्वी भाग में था। भारत के कौन से भाग में था? पूर्वी भाग में। जैसे देखिए असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नेपाल आदि स्थान। शुक्ल जी के अनुसार 84 सिद्ध देखिए, उन्होंने 84 सिद्धों का क्रम किस प्रकार बताया वो देखिए। तो शुक्ल जी ने 1 नंबर पर लुइपा को, 2 नंबर पर लिलापा को, 3 नंबर पर विरूपा को और 4 नंबर पर डोम्बिपा को। 5 नंबर पर उन्होंने रखा सबरपा को। 6 नंबर पर उन्होंने रखा सरप्पा को और सबसे लास्ट अंत में रखा उन्होंने भलिपा को। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। और यह क्वेश्चन MP असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा के अनुयायियों को सिद्ध कहा गया। यानी बौद्ध धर्म की जो वज्रयान जो शाखा थी उसके जो अनुयायी थे उनको सिद्ध कहा गया तथा इन सिद्धों द्वारा रचित साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है और इनके द्वारा जो साहित्य रचा गया उनको सिद्ध साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तात्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाते हैं। यानी जो मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले वो क्या कहलाते थे? सिद्ध साहित्य कहलाते थे। यह अपभ्रंश दोहों तथा चर्या पदों के रूप में उपलब्ध है। किसके रूप में उपलब्ध है? दोहों या चर्या पदों के रूप में। दोहा कोश एवं चर्या पद दोनों एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। इन गीतों के रचयिता सिद्धाचार्य कहलाते थे। आगे देखिए, हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहा है। हरिप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? आलो आंधारी। नेक्स्ट देखिए, अब राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है जिनमें सिद्ध सरप्पा से यह साहित्य आरंभ होता है और यह सर्वमान्य प्रथम सिद्ध है। कौन? सरप्पा। और किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। आगे देखिए, 84 सिद्धों में 3 महिला सिद्ध हैं और वो कौन कौन सी हैं वो देखिए। लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, कनकलापा, ये 84 सिद्धों में 3 सिद्ध महिलाएं हैं। सिद्धों की भाषा में उलट भाषा शैली का पूर्व रूप देखने को हमें मिलता है। सिद्ध परंपरा की शुरुआत बौद्ध धर्म की विकृति का परिणाम है। किसका परिणाम है? बौद्ध धर्म की विकृति का परिणाम है। आगे देखिए,
बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त था। कितने शाखाओं में विभक्त था? 2 शाखाओं में। और वो कौन कौन सी हैं वो देखिए। एक नंबर पर रहेगी महायान शाखा यानी बड़ी सवारी। इसके अंदर देखिए व्यावहारिक पक्ष का प्राबल्य था। 2 नंबर पर देखिए हीनयान शाखा यानी छोटी सवारी, जिसके अंदर सैद्धांतिक पक्ष का प्राबल्य था। नेक्स्ट देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारी पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। आगे देखिए इनका समय यानी सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। आगे देखिए सिद्ध साधना का केंद्र श्री पर्वत या श्रीशैल पर्वत था और वो कहाँ पर था? उड़ीसा में। बिहार प्रदेश के नालंदा और विक्रमशिला सैदर्श प्रसिद्ध विद्यापीठ के इनके महत्वपूर्ण केंद्र थे। महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? नालंदा और विक्रमशील। नेक्स्ट देखिए आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्वज्ञान था। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2000 ईस्वी में पूछा गया है। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संदा भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? संदा भाषा। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2007 में पूछा गया है। सिद्धों की भाषा को संदा भाषा का नाम मुनिदत्त और ऐदवी वज्र ने दिया। किन किन ने दिया था यह नाम? मुनिदत्त और ऐदवी वज्र ने। अंततः साधनात्मक भावना को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संदा भाषा कहा जाता है। आगे देखिए हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहा है। क्या कहा है? आलो आंधारी। सिद्धों ने प्रवृत्तियों के दमन को गलत बताया और कहा कि विष ही विष की औषधि है। नेक्स्ट देखिए भक्तिकालीन काव्य की सामाजिक चेतना की पूर्व पीठिका सिद्ध साहित्य है। आगे देखिए सिद्धों की रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई। तो सिद्धों की जो रचनाएं थी वो कौन सी शैली में लिखी गई? तो मुक्तक शैली में। राहुल सांकृत्यान इनके अनुसार देखिए शायद कविता के रूढ़िबद्ध संकीर्ण लक्षण को लेने पर कबीर की तरह सिद्धों की कविता भी कविता न गिनी जाए या कम से कम अच्छी कविता न समझी जाए, लेकिन उन्हें कविता मानना ही पड़ेगा। और यह कथन सहायक आचार्य भर्ती 2024 में पूछा गया है। आगे देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हें परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देखिए उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। किसके संबंध में कहा था यह कथन? सिद्धों और योगियों के संबंध में कहा था। और यह कथन सहायक आचार्य भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए सिद्ध साहित्य की विशेषता देखिए कौन कौन सी सिद्ध साहित्य की विशेषता रही। तो एक नंबर पर देखिए शास्त्रीय चिंतन पक्ष के स्थान पर अनुभूति के स्थान पर बल देता है। यानी जो शास्त्रीय जो चिंतन पक्ष था उसके स्थान पर इन्होंने अनुभूति के स्थान पर बल दिया। 2 नंबर पर देखिए सिद्धों ने तांत्रिक साधना पर बल दिया। कौन सी साधना पर बल दिया? तांत्रिक साधना पर। 3 नंबर में देखिए ये नारी सहवास को बर्मनंद सहोदर मानते हैं। सिद्ध निरीश्वरवादी हैं यानी ईश्वर को नहीं मानने वाले। सिद्धों की रचनाओं में शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। सिद्धों की रचनाओं में किसकी प्रधानता मिलती है? शांत रस और श्रृंगार रस की। नेक्स्ट देखिए सिद्धों के चर्यापदों की संदा भाषा दृष्टिकूट शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है।
शून्यवाद की प्रतिष्ठा एवं ज्ञान की उपेक्षा की गई है। 10 नंबर पर देखिए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया गया है। 11 नंबर पर देखिए भोगवाद की प्रधानता पर बल दिया गया है। 12 नंबर पर देखिए वाम मार्गी साधना पद्धति एवं ज्ञान की उपेक्षा की गई है। 13 नंबर पर देखिए बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। 14 नंबर पर देखिए सतगुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। और 15 नंबर पर देखिए पारिभाषिक एवं प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इनकी अन्य विशेषता देखिए कौन कौन सी अन्य विशेषता हैं वो इसमें देखिए। इसमें महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। ये नीच स्त्री को भेरवी या डोमिनी कहते थे। नीच स्त्री को क्या कहते थे ये? भेरवी या डोमिनी। सिद्धों में पंचमकार देखिए कौन कौन से सिद्धों में पंचमकार रहे हैं? मध्य, मास, मत्स्य, मिथुन, मुद्रा आदि सिद्ध साहित्य सरप्पा से आरंभ होना माना जाता है। ये अपने नाम के साथ पा आदर सूचक शब्द लगाते थे। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति। शास्त्रवाद का इन्होंने विरोध किया है। लोकवाद का इन्होंने समर्थन किया है, सैद्धांतिक नहीं। राग में विराग, गृहस्थ जीवन से विरोध यानी नारी से इन्होंने विरोध नहीं किया है। प्रवृत्ति निर्वृत्ति, शांत रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रही। दृष्टि कूट पद रहे यानी चर्या पद। संध्या भाषा रही। सिद्धों द्वारा जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक आडंबरों एवं वैदिक नियमों का इन्होंने विरोध किया है। नेक्स्ट देखिए सिद्धों ने काया तरुवर पंच बिड़ाला कहकर पंच बिड़ाल अर्थात बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध बताए हैं। और वो पंच प्रतिबंध देखिए कौन से बताए हैं? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। सिद्ध योगियों में पंचमाकार साधना का प्रचलन था, यानी जो सिद्ध योगी थे उनमें पंचमकार साधना का प्रचलन था। और वो देखिए कौन कौन से? मास, मदिरा, मत्सर, मुद्रा और मिथुन। आगे देखिए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में बांग्ला अक्षरों में बोधगान और दोहा का संपादन किया। सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य में प्रबोध चंद्र बागची का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? प्रबोध चंद्र बागची का। नेक्स्ट देखिए बागची ने दोहा कोश शीर्षक से संपादन कार्य किया। दोहा कोश में दोहे संग्रहित हैं। किस किस के संग्रहित हैं? वो देखिए सरप्पा के, तिलोप्पा के और कणप्पा के। आगे देखिए सिद्ध साहित्य के बड़े विद्वान राहुल शांकरत्यान हैं। कौन है सिद्ध साहित्य के बड़े विद्वान? राहुल शांकरत्यान। और इनका वास्तविक नाम देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट है लिखने में और टाइपराइटर में, तो इसका जो वास्तविक नाम है वो है केदार पांडे। इनकी जो चर्चित कृति है वो है हिंदी काव्यधारा। अब आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए भक्ति भाव पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2017 में पूछा गया है। अब आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा देखिए इसी से सिद्धों में महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। और महासुख यानी महासु है यानी महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद यानी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। और यह क्वेश्चन नेट भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल शांकरत्यान ने संग्रहित किया है। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए रामकुमार वर्मा जी की परिभाषा देखिए ये क्या कहते हैं? बौद्ध के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने
जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए राहुल शांकरदयान की। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। ये क्या कहते हैं, 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। और यह क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये क्या कहते हैं, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। और यह क्वेश्चन नेट भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, संध्या भाषा शैली। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए दोहा आदिकाल अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। 2 नंबर में देखिए दोहा एवं चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन देखिए चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन देखिए आदिकालीन बौद्धों सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो ये नहीं है दोहा कोश एवं चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। तो इसके अंदर देखिए विशेष रूप से क्यों नहीं है, क्योंकि दोहा कोश की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई है। किसमें हुई है, परिनिष्ठ अपभ्रंश में, जबकि चर्या पद अवहट में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, चर्या पद अवहट में। नेक्स्ट देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के सिद्धों की रचनाओं की भाषा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो यह सत्य कथन कौन सा है, वह जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों की भाषा है। किसकी भाषा है, जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों की भाषा है। और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए राहुल शांकरदयान, इनके अनुसार देखिए सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचतान करके दृष्टिकोण बनाकर उनकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला। और यह कथन सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 में आया हुआ है। आगे देखिए पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। अब देखिए अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख सिद्ध कवियों को, और उन कवियों का सूत्र देखिए, यानी सिद्ध कवि प्रमुख कौन कौन से रहे उनका सूत्र देखिए। सूत्र है सर सलूडो कको, यानी सर सलूडो कको। तो सै से बन जाएगा सरप्पा, और सै से वापस सै से बन जाएगा सबरपा, और उनका समय है 780 ईस्वी। लय से बन जाएगा लुईपा, और उनका समय है 773 ईस्वी। डै से बन जाएगा डो से बन जाएगा डोमिपा, और जिनका समय है 840 ईस्वी। कै से बन जाएगा कणप्पा, जिनका समय है 820 ईस्वी, और कू से बन जाएगा कुकुरिपा। अब अपन 1 नंबर पर पढ़ेंगे सरप्पा को। इसमें देखिए सरप्पा का जो समय है वो 769 ईस्वी है, और यह किसके अनुसार है, राहुल शांकरदयान के अनुसार सरप्पा का समय 769 ईस्वी है। इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश, यानी सरप्पा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, दोहा कोश। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 और UGC नेट भर्ती 2012 में पूछा गया है। आगे देखिए ये जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणवाद का खंडन किया है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने ग्रंथ बताए जाते हैं, 32, और इनका
मूल नाम राहुल भद्र है। सरप्पा का मूल नाम कौन सा है? राहुल भद्र। आगे देखिए, इनके अन्य नाम भी मिलते हैं और वो कौन कौन से हैं वो देखिए। सरपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, पद्म वज्र, ये आदि इनके उपनाम हैं या अन्य नाम हैं। आगे देखिए, ये सबर कन्या महामुद्रा को साथ रखते थे। किसको साथ रखते थे? महामुद्रा को। इनकी जो साधना थी वो कैसी थी वो देखिए। महासुख, वामाचार और पंचमकार, ये इनकी साधना थी। सिद्ध सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सिद्ध सरप्पा। और यह क्वेश्चन दिल्ली केवी पीजीटी भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। सरप्पा सिद्धों में सबसे पुराने थे। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरप्पा। और यह क्वेश्चन NVS टीजीटी भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता सरप्पा ही माने जाते हैं और दोहों की भाषा अपभ्रंश व चर्या पदों की भाषा अवहट मिलती है। दोहों की भाषा तो अपभ्रंश व चर्या पदों की जो भाषा थी वो थी अवहट। राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम सिद्ध सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2016, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014, राजस्थान स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2018, स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग भर्ती 2022 में पूछा गया है। कौन सा? राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम सिद्ध सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट देखिए, उसी परिभाषा के आगे देखिए, और 769 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा का समय माना है तो कितना माना है? 8वीं शताब्दी के 60 का दशक, यानी 769 ईस्वी। और यह क्वेश्चन सहायक आचार्य भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, सरप्पा सहजयान शाखा यानी सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, इन्होंने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया तथा गुरु को सबसे पूज्य माना है। यानी सरप्पा ने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया था और गुरु को सबसे पूज्य माना है। नेक्स्ट देखिए, इनका काव्य खंड काव्य की श्रेणी में आता है। इनका काव्य कैसा है? खंड काव्य की श्रेणी में आता है। इनकी भाषा सरल एवं गेय थी, यानी गाने योग्य थी। इनका कहना है कि सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है। इनका कहना क्या है कि जो सहज भोग मार्ग है वो जीवन को महासुख की ओर ले जाता है। आगे देखिए, इनके काव्य में अंत साधना पर जोर दिया गया है। सरप्पा महासुखवाद, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा तथा पंचमकार साधना के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस किस के प्रवर्तक माने जाते हैं? महासुखवाद के, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा तथा पंचमकार साधना के। आगे देखिए, डॉक्टर बचन सिंह क्या कहते हैं वो देखिए, उनकी परिभाषा देखिए। डॉक्टर बचन सिंह की आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। यानी आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई देता है? सरप्पा में। और यह कथन किसका है? डॉक्टर बचन सिंह का। आगे देखिए, डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। तो बांग्ला भाषा का इन्हें प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर वी भट्टाचार्य के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए इन्होंने इसको क्या माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोगकर्ता माना है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? चौपाई दोहों का सबसे पुराना शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्ध की बानियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब
सरप्पा के प्रमुख वर्ण्य विषयों में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा विषय में सम्मिलित नहीं है, तो वो देखिए। और यह क्वेश्चन सहायक आचार्य भट्टी 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए गुरु महिमा, सेकंड ऑप्शन देखिए भोग मार्ग का पूर्ण विरोध, थर्ड ऑप्शन देखिए पाखंड खंडन, और फोर्थ ऑप्शन देखिए इसमें सहज मार्ग। तो इसमें सम्मिलित कौन सा कथन नहीं है, तो ये सेकंड नंबर वाला हो जाएगा भोग मार्ग का पूर्णता विरोध। और यह कथन क्यों असंगत हुआ, उसका कारण देखिए, क्योंकि सरप्पा ने भोग मार्ग का विरोध तो किया लेकिन पूर्ण रूप से इसका विरोध नहीं किया। नेक्स्ट देखिए अब, सिद्ध साहित्य के संदर्भ का प्रचार असंगत है। और यह क्वेश्चन सहायक आचार्य भट्टी 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन देखिए इन रचनाओं में वज्रयान धर्म का प्रचार मिलता है। सेकंड ऑप्शन देखिए इनकी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश के निकट की जनबोली है। थर्ड ऑप्शन देखिए इस साहित्य की अधिकांश रचना चर्या गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए इस साहित्य में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पाखंडों का खंडन किया गया है। तो इसका असंगत कथन कौन सा है, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, इनकी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश के निकट की जनबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। सेकंड ऑप्शन देखिए दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। थर्ड ऑप्शन देखिए उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। और फोर्थ ऑप्शन देखिए उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये 4 नंबर वाला हो जाएगा, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी व सरल मानी जाती है। और यह कथन असंगत क्यों हुआ, उसका कारण देखिए आप। उसका कारण यह है क्योंकि सरप्पा के साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ होता है, अतः उनकी भाषा सरल नहीं है। नेक्स्ट देखिए अब, सरप्पा सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। किसकी सूची में उभयनिष्ठ हैं? सिद्धों व नाथों की सूची में। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए सरप्पा ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए अंत साधना पर विशेष बल दिया है। आगे देखिए विशेष बल देखिए उनका, अमना गमन अण तेण विखंडय तो भी निर्लज भणई हऊ पंडिय। और यह क्वेश्चन नेट 2012 और 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए सरप्पा गृहस्थ जीवन में विश्वास नहीं करते हैं, वे वन जीवन का समर्थन करते दिखलाई देते हैं। तो वो देखिए वन जीवन का समर्थन दिखलाई कहाँ देते हैं, ये देखिए सरहे गहन गुहिर मग अहिया पशु लो जिमी रहिया। अब अपन सरप्पा की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। उनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी हैं वो देखिए। तो एक नंबर में देखिए पंडिय सहल सत बखणाई देहई बुध बसंत न जानाई। यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन इसके आगे के वीडियो में पढ़ेंगे इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां, और आगे सिद्ध साहित्य के जो अन्य जो कवि हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।